हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर क्लास 1 ऑफ पॉलिटी। तो जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को बताया था कि आज से हमारी पॉलिटी की क्लासेज स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये आपकी पॉलिटी की फर्स्ट क्लास है। देखिए, सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि नोटिफिकेशन में पॉलिटी का सिलेबस किस तरीके का दे रखा है। तो उसके बाद हम अपनी एक टाइमलाइन और एक गाइडलाइन और अपना एक फ्रेमवर्क तैयार करेंगे कि हमें किस तरीके से आगे बढ़ना है। तो ठीक है, ये आपका नोटिफिकेशन है यूपीपीएससी एमओसीएच एमओ और यूएमओ एचएमओ का सब मिला के, और उसके जीएस सेक्शन में पॉलिटी का इतना सिलेबस है। तो मैं ये सिलेबस आपको एक बार कॉम्प्रिहेंड करके बता देता हूँ कि सिलेबस किस तरीके का है, ताकि आप लोगों को एक आइडिया हो कि हम किस डायरेक्शन में पढ़ने वाले हैं। इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस। देखिए, पॉलिटी से भी आपके सवाल रहेंगे और गवर्नेंस से भी आपके सवाल रहेंगे। ये दोनों अलग सेक्शंस होते हैं और दोनों को ही अलग तरीके से डील किया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन से भी आपके क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज एंड पब्लिक पॉलिसी, फंडामेंटल राइट इशू। ठीक है, ये आपके मेन 4 टॉपिक हैं। अगर आप यूपीपीसीएस प्रीलिम्स का पेपर डाउनलोड करेंगे सिलेबस, तो आप उसमें पाएंगे कि इंडियन पॉलिटी का सिलेबस एज इट इज़ यही लिखा हुआ है। प्रीलिम्स की बात कर रहा हूँ मैं, तो उसमें एज इट इज़ यही लिखा हुआ है। उसका भी सिलेबस आपके सिलेबस से बिल्कुल मैच करता हुआ है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर आप इसमें देखेंगे, इन्होंने थोड़ा ब्रीफली डिफाइन भी किया है कि क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे। तो आप देख सकते हैं, क्वेश्चन विल बी टेस्ट नॉलेज ऑफ कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन से आपके सवाल रहेंगे, इसका फ्रेमवर्क क्या था, ये किस तरीके से बना और इसमें कौन से आर्टिकल हैं। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन तो बहुत बड़ी चीज़ हो गई, पूरा का पूरा संविधान, और वो उसके हिस्ट्री से लेके, उसके फ्रेमवर्क से लेकर उसका किसी तरीके का क्वेश्चन उसमें पूछ सकते हैं। उसके बाद आता है पॉलिटिकल सिस्टम इंक्लूडिंग पंचायती राइट एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट। इतना इन्होंने सिलेबस को ब्रीफ किया है बस। अब आप इससे ये आइडिया नहीं लगा सकते कि सिर्फ मैं पंचायती राज पढ़ लूँगा और कॉन्स्टिट्यूशन कहीं हेडिंग देख लूँगा तो उतना पढ़ लूँगा, क्योंकि आप लोगों का बैकग्राउंड नहीं है जीएस का। इसलिए मैं समझा दूं, अगर आप यूपीपीसीएस प्रीलिम्स का सिलेबस पॉलिटी का डाउनलोड करेंगे तो आपको एज इट इज़ यही देखने को मिलेगा। कोई ज़्यादा बारीक डिफरेंस इन दोनों सिलेबस में नहीं है। इस सिलेबस को ही हमें डीपली पढ़ना होता है, इनके अंदर बहुत कुछ है। देखिए, उसने सिर्फ इंडियन पॉलिटी लिख के दे दिया। अब ये टीचर का काम है उसको पूरे सिलेबस को कॉम्प्रिहेंड करें, और मैंने उसको आपको आउटलाइन और फ्रेमवर्क में तैयार किया है कि हम किस तरीके से 1 बाय 1 स्टेप चलेंगे और आपका सिलेबस तैयार हो जाएगा। ठीक है, और मैं आपको एक बात, आज पहली क्लास है पॉलिटी की और काफ़ी दिन बाद ये क्लास हो रही है, मैं आपको एक बात अपने साथ बता देता हूँ। मैं आपके 5 मिनट शुरू के लेता ही हूँ जैसे कि अक्सर। देखिए, ये चैनल है यूपीपीसीएस एमओसीएच जीएस। इस चैनल पे ही आपको आने वाली सारी करंट अफेयर की क्लासेस इसी चैनल पे मिला करेंगी। ठीक है, ये मेरी पहली क्लास है, इसलिए आपको अनाउंस कर दे रहा हूँ मैं। आने वाली जो भी करंट अफेयर की क्लास हुआ करेगी, इंपॉर्टेंट के हिसाब से मैं आपको कंपाइलेशन बना दूंगा करंट अफेयर का। 10-15 डेली जितने भी होंगे वो आपको डेली इसी चैनल पे प्रोवाइड की जाएगी। और प्रीवियस ईयर के जितने भी कंपाइलेशन है आपके मेडिकल फील्ड के एग्जामिनेशन में जो जीएस आई हुई है, वो सारा कंपाइलेशन आपको इसी चैनल पे अब आने वाले टाइम में प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप बहुत बेहतरीन से जाके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ताकि आपको जल्द से जल्द उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आपको वीडियो पहले से पहले पहुंच जाए। देखिए, इस चैनल पे जो भी करंट अफेयर मिलेगा उसमें स्टैटिक जीके प्लस करंट अफेयर दोनों ही कवर होंगे। मैंने आप लोगों को पहले ही बता रखा है, आप सब मेरे स्टूडेंट्स हैं, पहले से ही आप सब लोग मेरे से जुड़े हुए हैं, तो आप सभी को पता है कि मैंने करंट अफेयर के कितने रोल को आपको समझा रखा है कि करंट अफेयर आप पढ़ के चलेंगे तो आपका स्टैटिक जीके भी कवर हो जाएगा। तो ठीक है, इतना आप ध्यान रखिए, और इस चैनल को आप जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए वीडियोस को, और देख लीजिए एक वीडियोस पे प्रीवियस ईयर की पढ़ भी चुकी है। ठीक है, अब फिलहाल हमारी इंडियन पॉलिटी की ये क्लास है, और इस क्लास में हम जो देखने वाले हैं ये सिलेबस की हम आउटलाइन और फ्रेमवर्क देखेंगे कि हमें किस तरीके से चलना है। देखिए, 13 चैप्टर्स में मैंने पॉलिटी के आपको डिवाइड किया है। मैं आपको लगभग 13 या 14 चैप्टर्स हैं, उनमें मैं आपको पूरा सिलेबस को डिफाइन करूँगा। और देखिए, काफ़ी मेजर सब्जेक्ट है ये आपका पॉलिटी, 6 से 8 क्वेश्चन लगभग आते हैं। देखिए, पीसीएस का सिविल सर्विस एग्जाम में भी इसका वेटेज काफ़ी रहता है, यूपीएससी के आईएएस में भी इसका सिलेबस वेटेज काफ़ी रहता है। और हम अपने एग्जाम में देखें तो प्रीवियस ईयर के हिसाब से अगर हम इसको कंपेयर करेंगे तो हमारे यहाँ पॉलिटी का वेटेज काफ़ी रहता है। देखिए, पंचायती राज से आपका क्वेश्चन आया हुआ है डायरेक्टली कि कितने यूनिट्स इसके अंदर होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन से काफ़ी क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, उसके अंदर आर्टिकल से आपके क्वेश्चंस आए हुए हैं, और आप देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ में क्या डिफरेंस होता है, इससे भी क्वेश्चन आपके आ रखे हैं। तो इन डेप्थ आपको पढ़ना पड़ेगा। विदाउट कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी यू कांट अटेम्प्ट द क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि इसमें 4 ऑप्शन रहेंगे। ऑब्जेक्टिव अप्रोच आपकी होनी चाहिए, आपको क्लैरिटी होनी चाहिए, तभी आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। देखिए, पॉलिटी को क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है, ये बात आप ध्यान रखिए। हिस्ट्री नहीं है, देखिए हिस्ट्री में तो मैं आपको अगर टॉपिक भी दे देता हूँ कि क्विट इंडिया मूवमेंट है, तो आप पढ़ लेंगे थोड़ा कहीं ना कहीं से, तो आपको वो रिवाइज हो जाएगा, याद हो जाएगा। बट पॉलिटी में आपका कॉन्सेप्ट बनना बहुत ज़रूरी है।
इसमें एक एक वर्ड का एक मतलब होता है। जैसे रिपब्लिक का अपने आप में एक डेफिनेशन है, वो डेफिनेशन आप समझेंगे तभी उसका आप जो स्टेटमेंट, अगर एजर्सन वाला क्वेश्चन आ जाता तभी आप कर पाएंगे। ठीक है, तो क्लास हम स्टार्ट करते हैं। इसमें सारी आउटलाइन देखेंगे। 13 आउटलाइंस में मैंने इसको डिवाइड किया है और उन सारी आउटलाइंस को आपको मैं दिखा देता हूँ और उसके हिसाब से हमारी क्लासेस डिज़ाइन की गई हैं और सारी क्लासेस उसी के हिसाब से आपको प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 1 से मैं आपको बताता हूँ कि चैप्टर नंबर 1 इसमें क्या रहेगा। आप देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं, बहुत से लोग ये नोट्स मांगते रहते हैं, हैंड रिटन नोट्स। देखिए, क्लास करने का ये फ़ायदा है, आप रनिंग हैंड नोट्स अपने खुद बना लीजिए। ठीक है, क्योंकि मैं इसमें समझाता हूँ तो रफ राइटिंग हो जाती है। बाकी आपको पीडीएफ नोट्स बहुत ज़्यादा बल्कि मिल रहे हैं, उनमें आपको अगर इन डेप्थ कितना भी पढ़ना है पढ़िए। मैंने आपको देखिए स्टैटिक जीके की कितनी बड़ी कंपाइलेशन दी है, आपको सारा याद करना है, आप करिए, आप कंफर्टेबल है। बट आपको हैंड रिटन नोट्स जो पॉसिबल है वो मैं आपको ज़रूर प्रोवाइड करूँगा, जो अच्छे वाले नोट्स हैं। बट बहुत सी बातें मैं बोलता हूँ वो नहीं लिख सकते, क्योंकि ये जीएस है, इसमें हर चीज़ लिखी नहीं जा सकती। तो आपको लेक्चर के एक एक वर्ड को सुनना इंपॉर्टेंट है। और अगर आप नोट्स बनाने को चाहेंगे और आपको बेटर लगेगा तो मेरे हिसाब से आपको नोट्स बनाने चाहिए, क्योंकि नोट्स बनाने में ही बेटरमेंट होता है। देखिए, हमारी अपनी हैंड राइटिंग और अपना तरीका लिखने का सबका अलग अलग होता है, तो हम उस हिसाब से अपने नोट्स बनाते हुए चलें। ठीक है, चैप्टर 1 आपका रहेगा कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क। कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क। देखिए, आप बोले हुए वर्ड्स पे ज़्यादा ध्यान दीजिए बजाय लिखने के, ताकि आपको समझ में ज़्यादा आए। इसमें हम ये देखेंगे, देखिए हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या था। मैंने थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आपको पॉलिटी का एडमिनिस्ट्रेशन वाला पार्ट जब ब्रिटिशर्स का पढ़ाया था, रेगुलेटिंग एक्ट वाला, तब मैंने आपको समझाया था कि वहाँ के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर और यहाँ का अपना जो संविधान बना है वहाँ के हम कंपाइल करते हैं, वो पूरी ही निचोड़ आपका कॉन्स्टिट्यूशन है। आप समझ लीजिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जब 1935 का एक्ट आया था, उसका पूरा ब्लूप्रिंट है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट लगभग आपको समझ लीजिए उसी को कॉपी किया गया और रिमेनिंग चीज़ें हमारी बोरो की गई हैं। जैसे कुछ चीज़ें यूएसए की हैं, कुछ चीज़ें रसिया की हैं, कुछ चीज़ें कनाडा की हैं, सारी हमने बोरो करके एक कंपाइलेशन बनाया। अपना संविधान सबसे बड़ा, सबसे विस्तृत और लिखित संविधान सबसे अच्छा और बेहतर है भारत का। ये बात भारत के लिए खास तौर पर कही जाती है। ठीक है, इसमें अगला रूल हम देखेंगे, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखेंगे, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन को किस तरीके से बनाया गया, उसमें कौन सी कमेटीज़ बनी। ठीक है, उन कमेटीज़ में कौन कौन से मेंबर थे, उन सारे हमें देखने हैं, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आता है। कॉन्सेप्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हमें देखना है कि इसकी मीनिंग क्या है, इसके फंक्शन क्या है, इसकी क्वालिटीज़ क्या है। और सैलिएंट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सैलिएंट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है, इनसे हमेशा क्वेश्चन आते हैं। तो ये टॉपिक पे आप जरूर ध्यान रखिएगा, जब भी ये चैप्टर मैं आपको पढ़ाऊंगा तो उस पर आप जरूर ध्यान रखिएगा। प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रीएम्बल से तो देखिए भर भर के क्वेश्चन आते हैं हर एग्जाम में। देखिए, प्रीएम्बल देखने में तो बहुत छोटा होता है, आपने एनसीईआरटी की बुक्स में स्टार्टिंग में देखा होगा कि प्रीएम्बल लिखा रहता है, बट उसका मतलब, सॉवरेनिटी का मतलब नहीं पता है लोगों को, रिपब्लिक का मतलब नहीं पता है। तो उसमें जो एक एक वर्ड है ना, उसकी एक डेफिनेशन है, तो वो डेफिनेशन को डिफाइन करने का काम टीचर का है। तो मैं वो आपको जब डेफिनेशन डिफाइन करूंगा तब आपको क्लैरिटी मिलेगी कि एक एक वर्ड का क्या मतलब है, हमारा इंडियन लॉ कैसे चल रहा है, हमारे लॉयर्स कितने, मतलब जजेस जो होते हैं, क्या हायरार्की है, किस तरीके का डिफरेंशिएशन है, वो सब आपको वहीं पे देखने को मिलता है इजीली। ठीक है, फिर हम देखेंगे इसके बाद यूनियन एंड टेरिटरी। देखिए, इतना हमने देख लिया, लैंड है हमारी, अब लैंड के लिए लॉ बन रहा है। एक लैंड होती है ना, कहीं भी कोई भी लैंड है उस पर रहते हैं आप, उसके लिए एक लॉ बनता है, तो वहीं से आप लॉ डिसाइड होता है। और लॉ को देखने के लिए, नज़र रखने के लिए जुडिशरी होती है। तो ये 3 पार्ट होते हैं, ये मैं आपको समझाऊंगा कैसे, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी। लेजिस्लेटिव का काम होता है कानून बनाना, जैसे कि एमएलए एमपीज होते हैं, ये कानून बनाते हैं। एग्जीक्यूटिव होते हैं हमारे आईएएस ऑफिसर और जो रिमेनिंग उनके स्टाफ होते हैं, वो उसके इंप्लीमेंट करते हैं उस कानून को, उनका काम होता है कानून को इंप्लीमेंट करना। और जो 3rd नंबर पे आती है जुडिशरी, वो ये देखती है कि कानून सही तरीके से इंप्लीमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये तीनों चीज़ें आपस में इंटरलिंक्ड हैं। तो इससे भी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड, देखिए इन डेप्थ क्वेश्चन तो आईएएस में बनते हैं, बट आपके लिए जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वो आपको ज़रूर बताता रहूँगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक, यूनियन एंड टेरिटरी। तो इसको हम देखेंगे ताकि हमें ये पता लगे कि हमारे यूनियन कितने हैं, कितनी टेरिटरीज हैं, और उसमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को डिफाइन किया गया। अब जब आपकी यूनियन डिफाइन हो गई, आपकी टेरिटरी डिफाइन हो गई, तो हम बाहर रहने के लिए बंदे को सिटीजनशिप देंगे, है ना। अगर मान लीजिए आपको, मैंने यहाँ पे आपका एक नागरिक बन गया, अब तभी तो आप डिफाइन हो पाएंगे कि आप भारत के नागरिक हैं। आप यूएसए में रहते हैं तो आप यूएसए के नागरिक हैं, तो सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट आता है। फिर सिटीजनशिप देने के बाद हम आपको कुछ राइट देंगे, तो उसे फंडामेंटल राइट्स कहते हैं, कि आपका ये राइट है, आपको ये राइट हमारी तरफ से मिले हुए हैं, ये हमारी सरकार ने आपको दिए हैं। जो भी सरकार उस देश की चलती है वो आपको कुछ फंडामेंटल राइट्स देती है। अब राइट्स देती है तो कुछ कंट्रोल करने के लिए अपने पास से भी चीज़ें लाती है, जिसे डीपीएसपी कहते हैं, जो मैं आपके साथ बार बार जिक्र करता रहता हूँ, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये आपके डीपीएसपी होते हैं, जो हर स्टेट को एक स्पेशल कानून दिए गए हैं।
ये डीपीएसपी का जिक्र करेंगे, इसको डिटेल में समझेंगे। अब देखिए ये सब तो सरकार ने अपने हाथ से ले लिया, अब हमें सरकार की लिए क्या जिम्मेदारी है, तो वो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं कि हमें देश का ख्याल रखना है, हारमोनी बना के रखनी है, रिलीजियस भेदभाव नहीं रखना है। तो सारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ को देखेंगे, कौन कौन सी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं उन्हें डिटेल में समझेंगे और उनसे आने वाले क्वेश्चन को डिटेल में देखेंगे। उसके बाद मैं आपको बार बार बताता रहता हूँ कि अमेंडमेंट बहुत पॉपुलर है। अमेंडमेंट से हमारे हमेशा आपके क्वेश्चन आता है कि कितने अमेंडमेंट हो चुके हैं, कौन सा पॉपुलर अमेंडमेंट है। अभी जो जीएसटी अगर अब बनना है तो उसके लिए अमेंडमेंट किया जाता है कानून में, क्योंकि पहले तो और तरीके से टैक्स लिया जा रहा था। अब उसने जीएसटी अगर लगा दिया तो कानून में कुछ बदलाव किया होगा ना, तो वो बदलाव को हमें पढ़ना होता है कि कौन से आर्टिकल के तहत किया गया, कौन सा अमेंडमेंट, इसका नंबर है। तो वो सारे, जैसे वोटिंग एज को चेंज किया गया था, तो वोटिंग एज को चेंज किया गया था, तो कॉन्स्टिट्यूशनल कौन सा अमेंडमेंट है, वो अमेंडमेंट हमें याद रखना पड़ता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उस तरीके का आता है हमारे में। ठीक है, अमेंडमेंट हम देखेंगे। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि अब आपका पार्ट सेकंड में आपको दिखा देता हूं कि सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। ये देखिए, ये चैप्टर 1 था, लेकिन इसमें कितना कुछ देखना था ये मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया और समझाया कि इसके अंदर कितने टॉपिक्स देखेंगे। अब ये सारे टॉपिक्स मैं आपको लिख नहीं सकता, तो आप प्लीज़ क्लास को ध्यान से देखेंगे, तभी आपको समझ में आएगा कि कौन सा टॉपिक हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद हम चैप्टर 2 देखेंगे, आपका सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, इसी को गवर्नेंस कहते हैं, जो कि आपके सिलेबस में देखिए स्पेशली मेंशन भी है गवर्नेंस। देखिए, किसी भी एग्जाम को निकालने का तरीका यही होता है कि आप उसके सिलेबस को बार बार रीड कीजिए। आपके लिए सब चीज़ें न्यू हैं, आई कैन अंडरस्टैंड, बट आप उसके सिलेबस को बार बार अंडरस्टैंड करेंगे, बार बार देखेंगे, तो आपको समझ में आएगा इसकी मुझे क्यों पढ़ाई जा रही है। ये हमारे गवर्नेंस का पार्ट है, सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। ये हम गवर्नेंस के अंदर देखेंगे। अब इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, देखिए पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या है, लोकसभा या राज्यसभा में डिफरेंस क्या है, बिल किस तरीके से पारित किए जाते हैं, वो कब एक्ट बनता है, उसके प्रेसिडेंट के साइन के बिना क्या इंपॉर्टेंट है प्रेसिडेंट के साइन का, या फिर किस तरीके के कितने बिल होते हैं, मनी बिल क्या होता है, फाइनेंस बिल क्या होता है, इस तरीके से ये डिफ्रेंसिएशन जो है हम सारा क्लासेस में देखेंगे। अब फेडरल स्ट्रक्चर क्या है, मैं आपको बार बार क्लासेस में प्रीवियस ईयर के एनालिसिस में बताता रहता हूँ। फेडरल है हमारा, इंडिया फेडरल है। तो ये फेडरल का क्या मतलब है, ये देखिए अपने आप में एक वर्ड, एक डेफिनेशन है। पॉलिटी में हर एक वर्ड अपने आप में एक डेफिनेशन है, बहुत विस्तृत डेफिनेशन है। आप इसको गूगल ही करते रह जाएंगे, आपको कभी समझ में भी नहीं आएगा, तो ये टीचर ही समझ जा सकता है आपको। और सेंटर स्टेट के रिलेशन इसके बाद देखेंगे हम। देखिए सेंटर हमेशा हायरार्की में ऊपर रहता है। अब वो क्या करता है कि हर स्टेट को उसके साथ कुछ रिलेशन से बना रखें कि इतना टैक्स आप लेंगे, इतना हम लेंगे। ये आपको मैं नॉर्मल लेमन चीज़ें बता रहा हूँ ताकि आप रिलेट करके समझ पाएँ। तो सेंटर स्टेट के रिलेशनशिप के लिए संविधान के अंदर आर्टिकल मौजूद है कि भाई इस तरीके का रिलेशन आपका सेंटर और स्टेट के बीच में रहेगा। तो वो रिलेशन हम स्पेशली देखेंगे, जैसे लेजिस्लेटिव रिलेशन है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन है, प्रशासनिक क्या रिलेशन है, वहाँ पे डीएम होता है तो यहाँ पे एसडीएम होता है, तो इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन है, कौन किसे फाइल भेज सकता है, तो ये सब रिलेशन हम इसमें देखेंगे। फाइनेंशियल रिलेशनशिप क्या है, मान लीजिए जीएसटी का है, तो जीएसटी जैसे कई बार आपने अगर न्यूज़पेपर आप फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि कई स्टेट्स ऐसे हैं जिनका जीएसटी सरकार लौटा नहीं पाती है, केंद्र सरकार, या फिर केंद्र सरकार को राज्य सरकार दे नहीं पाती है उसका हिस्सा। तो ऐसा वो मसला चलता रहता है, तभी तो इतनी बड़ी गवर्नेंस है। हमारा इंडियन सिस्टम बहुत ज़्यादा गवर्न है। अगर मैं आपको थोड़ा सा एक चीज़ बताता हूँ, जैसे जुडिशरी आप अगर देखेंगे तो आपको मैं बताऊँ कि अभी एक द हिंदू में एक रिपोर्ट आई थी, उसमें आप अगर एक, जैसे मान लीजिए दो भाइयों में डिस्प्यूट होता है, उसको लेके अगर आप केस फाइल करते हैं तो वो पहले आप ट्रायल कोर्ट में लेके जाएंगे। ट्रायल कोर्ट से लेके अगर वो केस बन जाता है आपका, 3 से 4 साल आपको वहाँ लगते हैं मिनिमम, एवरेज है ये, ठीक है। एवरेज का मतलब होता है कहीं पे 8 भी लगते हैं, कहीं पे 7 भी लगते हैं। उसके बाद आप हाई कोर्ट जाएंगे, अगर मान लीजिए आपके हक में फैसला नहीं आया तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो पूरी लॉन्ग लास्टिंग जो प्रोसेस होती है, लगभग 14 साल की प्रोसेस होती है। एक एवरेज निकल के आया है ये। तो इंडियन आप समझिए जुडिशरी का सिस्टम कितना कॉम्प्लेक्स है। इस कॉम्प्लेक्स सिस्टम को समझना और उसके अंदर की जो छोटी छोटी चीज़ें आपके एग्जाम में आती हैं, हमारे बेसिक एग्जाम में, वो हम देखेंगे इजीली, है ना। उसके बाद मैं आपको बता दूं इमरजेंसी प्रोविजंस क्या क्या दिए गए हैं। इमरजेंसी से आपके आर्टिकल हमेशा आया हुआ है प्रीवियस ईयर में, मैं आपको बता दूं। जैसे कि आपके पिछले पेपर में भी इमरजेंसी से आर्टिकल पूछा गया था आपके में कि कौन कौन से फाइनेंशियल इमरजेंसी का आर्टिकल, स्पेशली ये पूछा गया था, मैंने देखा है आपके पेपर में फाइनेंशियल इमरजेंसी का आर्टिकल आपके में पूछा गया है। और आप देखेंगे तो 352, 56, 60, मैंने आपको ट्रिक भी याद करा दी थी, ऐसे याद कर ली थी 352, 56, 60, तो ये तीनों ही आपको इजीली याद हो जाएंगे। इस तरीके के आर्टिकल आपको डायरेक्टली पूछे जाते हैं। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट। चैप्टर 3 हमारा रहेगा सेंट्रल गवर्नमेंट। देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट में हमें यही देखना है कि प्रेसिडेंट क्या है,
अब प्रेसिडेंट को लेकर आर्टिकल पूछे जाते हैं। देखिए प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है, इसका एक प्रोसेस अलग है। देखिए आपने कभी प्रेसिडेंट के लिए वोट दिया है क्या? नहीं दिया है, फिर भी प्रेसिडेंट को सेलेक्ट किया जाता है ना। तो वो क्या प्रोसेस है जिससे प्रेसिडेंट को सेलेक्ट किया जाता है? एमपीज वहाँ वोट देते हैं, एमएलएज वहाँ वोट देते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर्स को नहीं देना होता है। ये एक पूरा इलेक्शन फार्मूला है, प्रेसिडेंट का इलेक्शन फार्मूला है। उस फार्मूले को थोड़ा सा हमें पता होना चाहिए कि कई बार क्वेश्चन इस तरीके का आता है कि कौन कौन वोट दे सकते हैं। आपके आया हुआ है प्रीवियस ईयर में, आ क्या सकता है। मैंने आपके एमओसीएच या फिर एएमओ का कोई एग्जाम था, मैंने देखा है कि उसमें प्रेसिडेंट के इलेक्शन से एक क्वेश्चन आपका पूछा गया है। और आपके जो आर्टिकल्स पूछे जाते हैं, देखिए कभी कभी प्रेसिडेंट का आर्टिकल पूछ लेगा, प्रेसिडेंट की पावर का आर्टिकल पूछ लेगा, या प्रेसिडेंट के पास कौन कौन सी पावर हैं तो वो कौन सी आर्टिकल में दी गई हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते रहते हैं, ठीक है। उसके बाद हम वाइस प्रेसिडेंट डिस्कस करेंगे इसी में ही। वाइस प्रेसिडेंट भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिस तरीके से प्रेसिडेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वाइस प्रेसिडेंट भी थोड़ा थोड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं ट्रिक से आपको याद करा दूंगा, आप उसकी चिंता मत कीजिए। अगर आपको प्रेसिडेंट, देखिए वाइस प्रेसिडेंट इधर आप याद करेंगे, उधर मैं आपको गवर्नर और लेफ्टिनेंट गवर्नर याद करा दूंगा। तो चीज़ें इस तरीके से हम इजीली और कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे ज़्यादा। इसी में हम प्राइम मिनिस्टर को डिस्कस करेंगे कि प्राइम मिनिस्टर का क्या रोल रहता है, उसकी क्या पावर्स हैं, उसके पास किस तरीके की मिनिस्ट्री होती है, उसकी काउंसिल मिनिस्टर क्या है, ठीक है। तो इसके बाद हम सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, आपको पता होगा कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अलग होती हैं। जो सबसे पावरफुल मिनिस्टर होते हैं वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर होते हैं। वो मिनिस्ट्रीज़ में एक एक हेड बनाया जाता है, जैसे डिफेंस मिनिस्टर ही है, होम मिनिस्ट्री है। तो ये सब स्पेशल है पावर। और उसके बाद स्टेट मिनिस्टर होते हैं, यूनियन स्टेट मिनिस्टर आपने पढ़े होंगे, राज्य मंत्री जिन्हें कहा जाता है। इसके बाद हम देखेंगे कैबिनेट कमेटीज़ और पार्लियामेंट कमेटीज़ देखेंगे। इसी में हमें सेंट्रल गवर्नमेंट में पार्लियामेंट को डिस्कस करना है, और पार्लियामेंट्री कमेटीज़, सुप्रीम कोर्ट, जुडिशियल रिव्यू, सुप्रीम कोर्ट भी इसी में आपका डिस्कस किया जाएगा, क्योंकि ये सब सेंट्रल के अंतर्गत आ रहे हैं ना। तो आप इससे आइडिया लगा सकते हैं जुडिशियल रिव्यू क्या है। देखिए इससे भी कभी कभी क्वेश्चन आता है। ज़्यादा डीप आपके में क्वेश्चन नहीं आएगा, आपकी फिक्र मत कीजिए कि यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन आ जाएगा, ऐसा नहीं है। जितना मैं आपको पढ़ाऊंगा और जितना कंटेंट आपको दिया जा रहा है उससे रिलेटेड टॉपिक से ही आपको पूछा जाएगा, वो टॉपिक आप तैयार करते रहिए बस। इसके बाद हम स्टेट गवर्नमेंट चैप्टर 4 में पढ़ेंगे। ठीक है, जब आप सेंट्रल गवर्नमेंट पढ़ रहे हैं तो आपको स्टेट गवर्नमेंट भी पढ़ना ज़रूरी है, और ख़ासतौर पे हमें यूपी गवर्नमेंट का डिस्कशन करना है। यूपी बजट से क्वेश्चन आता है, जैसा कि अब बजट से तो मैंने आपका अभी कल ही प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कराया, उसमें बजट की थीम पूछी हुई है। इस तरीके से क्वेश्चन देखिए आप पकड़ में आता है कि देखिए हमने बजट वहाँ पढ़ा था तो बजट की थीम क्या हो सकती है, इस तरीके का क्वेश्चन आता है। तो ये हमारी जो ग्रेस्पिंग पावर है वो हमें रिलेट करके तभी पढ़ सकते हैं जब कोई रिलेट करके पढ़ाएगा। नहीं तो आपको 1000 क्वेश्चन की पीडीएफ मैं आपको फेंक दूंगा तो आपको कोई कितने याद कर लोगे आप। 10,000 क्वेश्चन के एमसीक्यू पढ़े हुए हैं, एक वो भी हैं, तब भी वो कम पड़ जाते हैं। 20,000 कहीं ना कहीं आपको ऐसा पढ़ना होता है कि एक कॉन्सेप्ट तैयार किया 100 क्वेश्चन कर पाऊँ मैं। तो ये हमेशा अप्रोच रखिएगा, और आप रखते भी होंगे, मेडिकल फील्ड के स्टूडेंट हैं। इसके बाद हम जो स्टेट गवर्नमेंट में चीज़ें पढ़ेंगे वो वही पढ़ेंगे जैसे कि आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट में पढ़ते हैं, जैसे कि गवर्नर आप पढ़ेंगे, चीफ मिनिस्टर आप पढ़ेंगे, स्टेट काउंसिल, जैसे कि देखिए सेंट्रल का नियम चलता है वैसे ही लगभग स्टेट का भी चलता है। ऐसे स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती हैं, वहाँ पार्लियामेंट होता है, यहाँ स्टेट लेजिस्लेचर होता है, वहाँ सुप्रीम कोर्ट होता है, यहाँ हाई कोर्ट होता है। ठीक है, लगभग वही चीज़ें हैं, और आपकी जो उनकी पावर्स हैं थोड़ी सी कम है, वो हमें उसी हिसाब से पढ़नी है। इसके बाद कंज्यूमर कोर्ट से कभी कभी करंट अफेयर का क्वेश्चन आ जाता है। इसके बाद हमें देखिए हमने स्टेट गवर्नमेंट पढ़ ली, तो चैप्टर 5 में हम लोकल गवर्नमेंट पढ़ेंगे। लोकल गवर्नमेंट आप समझते हैं ना, पंचायती राज, यही तो होता है पंचायती राज, कि भाई गाँवों में भी सरकार बनानी। ये कॉन्सेप्ट महात्मा गांधी ने दिया था उस टाइम पे, कि भाई ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ बड़े लेवल पे सरकार चलाएं, आपको गाँवों तक जाना पड़ेगा सरकार को। तो वो कॉन्सेप्ट दिए गए थे वहाँ के थिंकर, जो उस समय के बड़े बड़े थिंकर थे, उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था। उसके बाद ही हमारे यहाँ पंचायती राज का कॉन्सेप्ट आया था। उससे पहले हमारा कोई पंचायती राज का कॉन्सेप्ट नहीं हुआ करता था। इसी में आपकी आप पंचायती राज पढ़ेंगे, म्यूनसिपैलिटीज़ पढ़ेंगे। म्यूनसिपैलिटीज़ आपके सभी इलाकों में होती हैं, आपको पता ही है कि म्यूनसिपैलिटीज़ होती हैं, और जो गांव होते हैं वहाँ ग्रामीण पंचायतें होती हैं, वहाँ प्रधान बनता है जिस तरीके की भी। और उसके बाद हम यूनियन टेरिटरीज एंड स्पेशल एरियाज़ पढ़ेंगे चैप्टर 6 में, वो आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे। देखिए सिलेबस की आउटलाइन है, और आप लोग अगर नोट्स बना रहे हैं तो बना लीजिएगा, ताकि आप लोगों को आइडिया रहे कि किस तरीके से सिलेबस आपका चलने वाला है। चैप्टर 6 आप डील करेंगे यूनियन टेरिटरीज एंड स्पेशल एरियाज़, मतलब जो भी आपकी यूनियन टेरिटरीज हैं या उनके अंदर स्पेशल एरियाज़ जो आते हैं वो हम इस चैप्टर में डील करेंगे। इसके बाद आप शेड्यूल्ड और ट्राइबल एरियाज़ हम थोड़ा सा समझेंगे। देखिए आपके में क्वेश्चन आया हुआ था एक केस को लेके था, वो SC/ST एक्ट जो केस होता है, तो वो हमें थोड़ा सा एक आइडिया होगा जब शेड्यूल एरियाज़ का, तभी हम समझ पाएंगे कि इनको लेके क्या क्या केस किए गए थे। इसके बाद हम आपका जो चैप्टर 7 पढ़ेंगे
वो मैं आपको बता दूं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, इससे तो आपके क्वेश्चन देखिए आए हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ से। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ कौन सी होती हैं और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ कौन सी होती हैं, ये एज इट इज़ क्वेश्चन आपका आया हुआ है। अब इसमें मैं आपको कुछ बॉडीज़ बता देता हूँ यहीं पे, जैसे कि इलेक्शन कमीशन हो गया और यूपीएससी हो गया। यूपीएससी आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसका आप एग्जाम देने जा रहे हैं, यूपीपीएससी, ये भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। अब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्या होती है ये आप लेक्चर में देखेंगे, अभी तो देखने की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है। फाइनेंस कमीशन आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये भी हम लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया है, फाइनेंस कमीशन का आर्टिकल। आप समझ लीजिए पॉलिटी की इंपॉर्टेंस कितनी ज़्यादा है। इसके बाद हम आपको समझाएंगे कि नेशनल कमीशन फॉर एससीज़ क्या है, यानी कि एससी एसटी के लिए नेशनल कमीशन बने हुए हैं। एससी का अलग बना हुआ है, एसटी का अलग बना हुआ है और ओबीसीज़ का अलग बना हुआ है। इनके लिए नेशनल कमीशन बने गए हैं, उसी के बेसिस पे इनको रिजर्वेशन दिया जाता है। उनका हम राइट्स पढ़ेंगे, उनके फंक्शन पढ़ेंगे, ज़्यादा डीप में नहीं जाना है हमें। और स्पेशल फीचर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़, जैसे ओडिसी हो गया, मणिपुरी हो गया, इनको एक लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ को स्पेशल प्रोविज़न दिए गए हैं। इसके बाद हम कैग की पावर पढ़ेंगे। कैग भी आपका कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया, ये सारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं। नेक्स्ट चैप्टर में हम जो डिस्कस करेंगे आपका, वो है आपका नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, अब नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ में क्या क्या आते हैं वो मैं आपको थोड़ा सा अभी बता देता हूँ। जैसे नीति आयोग हो गया। जैसे आपको पता है कि पहले 5 ईयर प्लान चला करते थे, मैंने आपको कई बार स्टैटिक जीके में भी समझा दिया है और प्रीवियस ईयर के एनालिसिस में भी कई बार समझाया है कि 5 ईयर प्लान चला करते थे, बट बीजेपी गवर्नमेंट ने 5 ईयर प्लान का कॉन्सेप्ट खत्म करके नीति आयोग बना दिया। तो नीति आयोग को वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ नहीं बनाया है, वो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ बनाया है। क्योंकि इस आप जब आप डिफरेंस देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ में क्या डिफरेंस होता है, तब आपको समझ में आएगा कि क्यों इस वजह से बनाया गया। ठीक है, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, ये भी आपकी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ है। इस तरीके के जो छोटे छोटे कमीशन आप पढ़ते रहते होंगे न्यूज़पेपर में, इस तरीके के जितने भी कमीशन होते हैं, विजिलेंस कमीशन हो गया, सीबीआई हो गया, ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ होते हैं। एनआईए हो गया आपका, डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, वॉर काउंसिल ऑफ इंडिया हो गया, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया हो गया, ये सारे के सारे नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं। ठीक है, अब इसमें इतना ही है। उसके बाद ऑफिशियल लैंग्वेजेस में आपको कुछ दिखाऊंगा कि ऑफिशियल लैंग्वेजेस हमारी क्या हैं और हमें किसके लैंग्वेज को किस में कितना स्थान दिया है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस किया जाएगा वो पॉलिटिकल डायनामिक्स है। ठीक है, पॉलिटिकल डायनामिक्स में हम ये पढ़ेंगे कि इलेक्शन किस तरीके से होते हैं और सारे इलेक्शन कमीशन से लेके हर चीज़ इसी में डिस्कस आपकी की जाएगी। इलेक्शन कमीशन की क्या पावर हैं और वो स्टेट में और सेंट्रल में किस तरीके से गवर्न करते हैं, तो दोनों जगह उनकी अलग अलग क्या पोजीशन है और किस तरीके के डिफरेंसेस हैं, वो हम इस चैप्टर में देखेंगे। इसके बाद मैं आपको बता दूं वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हमें देखना है और जजमेंट एंड डॉक्ट्राइन देखने इंपॉर्टेंट जजमेंट एंड डॉक्ट्राइन्स। इंपॉर्टेंट जजमेंट से आपका एक क्वेश्चन आया हुआ है बैरोवारी केस का, आप देख सकते हैं प्रीवियस ईयर एमओसीएच में आया हुआ है। बैरोवारी केस से एक क्वेश्चन आया हुआ था, वो आप देख सकते हैं कि उस केस को स्पेशली इस केस को ही पूछ लिया था। तो मुझे नहीं लगता आपका बहुत ज़्यादा डिफरेंस है सिविल सर्विस के एग्जाम में और उसमें। बस आपका जो आउटलाइन रहेगा क्वेश्चन फ्रेमवर्क करने का बहुत सिंपल की तरफ रहेगा, सिलेबस ऑलमोस्ट सेम ही है आपका। ठीक है, ये केसेस देखने के बाद आपका लगभग सिलेबस देखिए खत्म हो जाएगा। उसके बाद थोड़ा सा कंपैरिजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे हम लोग कि अदर कंट्रीज़ के साथ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से अलग है। कंपैरिजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो ये आपका मैंने पूरा फ्रेमवर्क बता दिया कि पॉलिटी की आपकी पूरी क्लासेस किस डायरेक्शन में चलेंगी। आज की जो क्लास थी देखिए 26 जनवरी थी, फिर भी आपकी क्लास हुई है, छुट्टी नहीं हुई आपकी तरफ से। तो इसमें हम लोगों ने ये समझ लिया कि हमारा सिलेबस किस तरीके से चलेगा और हमारी आउटलाइन क्या रहेगी आने वाले सारे क्लासेस में। ज़्यादा क्लासेस नहीं होंगी इसके, आपको आपके एग्ज़ाम के रिलेवेंट सारा पढ़ा दिया जाएगा जितनी भी क्लासेस होंगी। और आप देखिए 2-3 बातें मैं आपको बता दूं इस क्लास को लेके, पॉलिटी को ख़ास तौर पे। हिस्ट्री में जब जो मैंने आपको पढ़ाई है, देखिए हिस्ट्री मैंने आपको जो पढ़ाई है उसमें मेरा तरीका ये रहता था, मैं पूरे लेक्चर को और मोस्टली मैंने आपके कॉन्सेप्ट डील किए हैं। देखिए आप क्यूज़ में क्वेश्चन भी कर पाते हैं और मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट ऐसे हैं जो ये पूछते हैं कि सर ये कहाँ पढ़ाया था, ये कहाँ पढ़ाया था। तो इसका मतलब है वो चीज़ें रिलेट करना सीख चुके हैं और उनको आसानी हो रही है चीज़ें रिलेट करने में, ताकि उन्हें समझ में भी आया। तो मेरा जो तरीका था पढ़ाने का उस मेरे हिसाब से आप लोगों को वो फिट बैठ रहा है, तो वही सेम तरीका हम रखेंगे। देखिए पहली बार मैंने आपको वो सब्जेक्ट पढ़ाया था, आप नॉन जीएस बैकग्राउंड के थे, तो नॉन जीएस बैकग्राउंड के बंदे को अगर वो चीज़ें पढ़ाई थी मैंने,
तो उनको मुझे समझाने के लिए एक तरीका मैंने वो समझा था कि मैं इस तरीके से पढ़ाऊँ, वो तरीका मेरे हिसाब से फिट बैठा है और आप सभी लोगों को समझ में आया उस तरीके से। तो पॉलिटी की जो क्लासेस हैं वो उसी डायरेक्शन में और उसी वे में होंगी, ठीक है। यानी हम क्लास में कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे और मैं थोड़ा थोड़ा आपको क्लास में लिखता रहा करूँगा ताकि आपको वो चीज़ें समझ में आती रहें। और देखिए नोट्स आप बनाते रहिए, जो मैं बोलूँ उसको आप थोड़ा थोड़ा लिखते रहिए, और PDF में आपको नोट्स पर क्लास के हिसाब से मिल जाएंगे, कोई इसका इशू नहीं है। और आपको जल्द से जल्द कंपाइलेशन भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा 1 ही 2 दिन में। हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में आपको मॉडर्न हिस्ट्री का कंपाइलेशन भेज दिया जाएगा आपके ऐप पर, आयुष अपडेट ऐप पर आपको कंपाइलेशन भेज दिया जाएगा, ठीक है। ये बात हमारी रही प्रीवियस ईयर को लेके। और आपको अगर देखिए कहीं से अगर रिलेवेंट क्वेश्चन मिलते हैं, देखिए ज़्यादा टफ क्वेश्चन मत कीजिएगा आप। मैं आपको बता दूं UPPSC के अगर क्वेश्चन जो मैं क्यूज में कराता हूं आपको, वो क्वेश्चन आप बार बार कर सकते हैं चाहें तो। कई क्वेश्चन मैंने आपके ग्रुप में भेजे थे स्टार्टिंग में जब मैं आपको लेक्चर पढ़ा रहा था। इसी तरीके से मैं आपको पॉलिटी पढ़ाऊँगा, लेक्चर कराऊँगा, 4-5 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट हुआ करेंगे वो आपको भेज दिया करूँगा ग्रुप में, उन्हें आप तैयार कर लीजिए। उसके बाद जो हमारे कंपाइलेशन जब पूरा क्लास का हो जाएगा, उसके बाद आपकी क्यूज़ कराई जाएगी पर क्लास के हिसाब से, जैसी आपकी हिस्ट्री की क्यूजेस अभी चल रही हैं। और आप में से बहुत से लोग अच्छा परफॉर्म भी कर रहे हैं उसमें से। तो उसी तरीके से हमारी ये क्लासेस फिर से पॉलिटी की भी चलेंगी। और पॉलिटी एक मेजर सब्जेक्ट है, मैं आपको फिर बता दूं, क्योंकि हमने हिस्ट्री का तो अभी बहुत ही माइन्यूट सा पार्ट अभी डिस्कस किया था, मॉडर्न हिस्ट्री में भी 2 पार्ट अभी बचे हुए हैं, मिडिवल और आपका एंशिएंट, ठीक है। उन दोनों पार्ट से भी आप देख सकते हैं लगातार क्वेश्चन आते हैं, तो वो दोनों पार्ट भी हमें डिस्कस करने हैं अभी। और तो पॉलिटी की जो क्लासेस चलेंगी वो उसी डायरेक्शन में चलेंगी जिस तरीके से हमारी मॉडर्न हिस्ट्री की क्लासेस चली थी, ठीक है। मतलब क्लास आपको डिलीवर की जाएगी, उस क्लास के जो कॉन्सेप्ट हुआ करेंगे वो आप नोट्स बनाते हुए लिख लें, फिर आपको PDF नोट्स प्रोवाइड करे जाएंगे। उसके बाद आपको लास्ट में जब क्लास ख़त्म हो जाएंगी सारी, उसके बाद आपको कंपाइलेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और आपको लगातार 5 या 6 जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उस टॉपिक से, 10 मान लीजिए, वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में भेज दिए जाएंगे। वहाँ पे सभी लोग एक्टिव रहिए। और अगर आप इमीडिएटली अटैम्प्ट नहीं भी कर पाते हैं तो कोई इशू नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप उस टाइम पे खाली हों और अटैम्प्ट करें। बस आप कभी भी खाली हों, आप उसको उठा के देख लीजिए कि इसका कौन सा सही आंसर है, और आप उसका नोट्स बना लीजिए। सिंपल है। आपके पास एक आपने GS की कॉपी बना रखी होगी, उसमें उस GS की कॉपीज़ में आप क्वेश्चन वाला पोर्शन अलग कर लीजिए और क्वेश्चन लिखते जाइए, आपके क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। मैं बता रहा हूँ 100-200 क्वेश्चन आपके पास टॉपिक से तैयार हो जाएंगे। तो वही क्वेश्चन आपको रिफ्लेक्ट होंगे एग्जाम में, उन्हीं टॉपिक से आपको क्वेश्चन रिफ्लेक्ट होंगे एग्जामिनेशन में, आप इजीली देख सकते हैं। तो ये तरीका आप पढ़ने का रखिए अपना, इस तरीके से आपकी GS अच्छी तैयार हो जाएगी। देखिए हर सब्जेक्ट के हिसाब से आप क्वेश्चन को रखिए और उनके नोट्स बनाते रहिए, और जो क्विज़ेस में क्वेश्चन मिलते हैं उनको नोट्स बनाते रहिए। ये इंपॉर्टेंट तरीके हैं पढ़ने के, इस तरीके से आप पढ़ते रहिए लगातार। और कल हम जो क्लास लेंगे आपकी, वो आपको कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, यानी थोड़ी सी हिस्ट्री में बताऊंगा कि कॉन्स्टिट्यूशन बनना क्यों चाहिए था। तो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क की एक कल क्लास होगी आपकी, और कोशिश करेंगे कि 1 या 2 क्लासेस में इसको ख़त्म कर दें। जो भी इसके इंपॉर्टेंट फीचर हैं वो सारे जो आपके एग्ज़ाम के लिए रिलेवेंट हैं वो सब आपके साथ डिस्कस कर लिए जाएँ 1 ही क्लास में, और आप उसके बाद अपना रिवाइज करते रहें, ठीक है। नोट्स बनाते रहिए, पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए और क्विज़ेस के क्वेश्चन अटैम्प्ट करते रहिए। थैंक यू डॉक्टर्स।